नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर सवाल अभी बने हुए हैं और पायलट बनाम गहलोत का सवाल अभी भी है। इस बीच कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को हिदायत दी है कि वो बीजेपी की मेहमान नवाजी छोड़ दें और जयपुर लौटें। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह परिवार का मसला है और परिवार में बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। आधा दर्जन बार से अधिक कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से बात कर परिवार में वापस लौट अपनी बात रखने के लिए कहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने 8 बार श्री सचिन पायलट से बात की है। अब यह निर्णय उन्हें लेना है कि क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मायाजाल और षड्यंत्र में फंसना है, जो राजस्थान के जनमत से चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है भाजपा, या फिर परिवार में बैठकर अगर कोई वैचारिक मतभेद है तो उसे सुलझाना है। बिहार में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। संख्या बढ़ती चली जा रही है। राज्य में शनिवार को 1700 से अधिक नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसके मद्देनजर संयुक्त सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय लव अग्रवाल की अगुवाई में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम बिहार के दौरे पर जा रही है। लेकिन इन तमाम संकटों के बीच बिहार में अस्पतालों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान के एक अस्पताल का वीडियो ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। वीडियो में लोग अस्पताल की बदइंतजामी और इलाज नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। कोई इलाज नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कोई नहीं। मेरी मम्मी, मेरी दादी जी हैं जो इनको कह रहे हैं सुई लगा के और डॉक्टर भाग गया यहाँ से। ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है। महाराज आपके साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ दिक्कत नहीं, हम 3 घंटा से मरीज लेके आए हैं। और बिहार के कटिहार में कोरोना वायरस के एक मरीज की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई है और परिवार का ये आरोप है कि मरीज को 1 घंटे से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बावजूद ऑक्सीजन नहीं दी गई। परिवार ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देखिए, इसको खांसी होता था तो इनको यहाँ लेते आए और लेके आए तो वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बोला बैठो। आप बैठे, 1 घंटा से बैठे हुए हैं। 1 घंटा से हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाइए, इनको ऑक्सीजन का दिक्कत हो रहा है। लेकिन सुनते रहे, हाय हेलो करते रहे, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल नहीं कर। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं चलीसा हाट, बड़ा बाजार से मंदिर चौक से। कौन किनको लाए हैं? ये हमारे चाचा हैं। समुचित उपाय यहाँ नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका हालत और बिगड़ गया। देखिए, इसको खांसी होता था तो इनको यहाँ लेते आए और लेके आए तो वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बोला बैठो। आप बैठे, 1 घंटा से बैठे हुए हैं। 1 घंटा से हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाइए, इनको ऑक्सीजन का दिक्कत हो रहा है। लेकिन सुनते रहे, हाय हेलो करते रहे, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल नहीं कर। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एक व्यक्ति का मौत हो गई है। क्या आपको क्या जानकारी है सर, और क्या कार्रवाई होगी इसके मामले में? आप उपाधीक्षक से बात करेंगे सर। वो बोले हम बयान नहीं देंगे। अस्पताल को देखते हुए वही वहाँ यहाँ मैनेज करेंगे। और अगर लापरवाही की बात है तो सामने आती है लापरवाही की। परिजनों का कहना है कि समय पे ऑक्सीजन नहीं दिया, करीब 1.5 घंटे से वो लोग चिल्ला रहे थे, फिर भी डॉक्टर का या कोई नर्स भी देखने नहीं आया। अभी आपके सामने डॉक्टर साहब तो वहीं बैठे हुए हैं और जहाँ तक बाकी समय और घंटे की बात है तो ये तो आपके सामने ही उपाधीक्षक ने कहा है समय। तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कोई और परिवार का आरोप है कि वक्त पर उनको सही इलाज नहीं मिला। और बिहार के बाकी शहरों की बात क्या करें, जब राजधानी पटना का ही बुरा हाल है। पटना में एम्स के नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और सफाई कर्मी तमाम हड़ताल पे चले गए हैं। इनका कहना है कि 2 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है। कोविड वार्ड में काम करना पड़ता है और इस दौरान कोरोना से प्रभावित होने पर कर्मचारी और परिवार के सदस्यों का एम्स इलाज भी नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के बरेली से भी एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर एक कोरोना अस्पताल में बारिश का पानी तेजी से अंदर गिर रहा है और इसे रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने इंतजाम भी कुछ भी नहीं किए। बारिश का पानी गिरने से मरीज परेशान होते रहे हैं। अस्पताल का जो प्रशासन है उसने सफाई दी है कि सभी मरीजों को दूसरे सुरक्षित वार्ड में पहुंचा दिया गया है।
कल देर रात एक वीडियो संज्ञान में आया है। ये एक निजी मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज का वीडियो है। सुबह सुबह जैसे ही ये वीडियो संज्ञान में आया तो उनके प्रबंधन वगैरह से बात की गई। हमारे भी नोडल अधिकारी वहाँ पे तैनात हैं। तो ये पता चला कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण वहाँ पे एक प्लम्बिंग फेलियर हो गया था, जिसके कारण ये एकदम से रेन वाटर गिरने लगा बरसात के समय। तत्काल जो है वहाँ से जितने भी रोगी भर्ती थे उनको हटाया गया और रिपेयर कल ही इसको करा के ठीक कर दिया गया। अभी स्थिति कंट्रोल है। देश में लॉकडाउन तो बहुत सारी जगहों पे नहीं है, अनलॉक का फेज शुरू हो चुका है, लेकिन साथ साथ कोरोना के मरीज की तादाद जो है, संख्या वो हर रोज ही बढ़ रही है। नई नई जगहों से आंकड़े अब आ रहे हैं संक्रमितों की, और इस दौरान बहुत सारी दुकानें, बल्कि ज़्यादातर दुकानें खुली गई हैं, और जहां जहां दुकानें खुली हैं वहां पर लोगों को अब पहले से भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो अब लोगों को पहले से ज़्यादा जो सावधानी बरतनी पड़ रही है, इसका मिसाल पेश कर रहे हैं वाराणसी के एक पान विक्रेता। पान बेचने वाले दुकानदार कोरोना को मात देने के लिए पीपीई किट पहनकर पान बेच रहे हैं। इनकी इस एहतियात को लोग पसंद भी कर रहे हैं और इनकी दुकान पर लोग आ भी रहे हैं। पान की दुकान पर पीपीई किट पहने व्यक्ति को पान लगाते देख आप सोचेंगे कि कोई डॉक्टर पान की दुकान पर क्यों बैठ गया, लेकिन हैरान होने की बात नहीं। बनारस में विशाल चौरसिया पहले भी पान लगाते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया है। कि हमको बीमारी लग न जाए, किसी और को बीमारी हमको लग जाए तो कोई मेरे दुकान पर तो हजारों कस्टमर आ रहे हैं, किसको क्या है हमको थोड़ा नहीं पता है। हम तो अपने सेपरेट रहेंगे ना, और वो भी सेपरेट है। मैं सैनिटाइजर यूज करता हूँ, पूरा मैं खरीद के लाता हूँ, 1-2 लीटर, सबको पैसे भी सैनिटाइज करके लेता हूँ। अपनी पान की स्वादिष्ट गिलौरियों के लिए मशहूर विशाल कोरोना से बचने के लिए पीपीई किट के अलावा ग्लव्स भी पहनते हैं। साथ ही ग्राहकों और पैसे दोनों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर भी लाते हैं। विशाल अपने दूसरे साथियों से भी सुरक्षा बरतने की अपील करते हैं। जितने पान वाले हैं भाइयों बहनों, वो अपना जो भी दुकान खोल के बैठे हैं, वो चाहते हैं कि अपना सेपरेट से अपना दुकानदारी करें। भले किट नहीं पहन सकते हैं, पूरा जरूरी नहीं है। ग्लव्स लगाइए, ऑलरेडी अपना मास्क लगाइए, ऊपर सर का जो होता है वो, मतलब जो भी है वो लगा के बैठिए, मतलब सेपरेट होकर। अब किट लगा के बर्दाश्त कर सकते हैं तो बैठ जाइए भाई, हमको पता है कोई बर्दाश्त नहीं कर, इतनी गर्मी है। पीपीई किट पहने इस दुकानदार को देखकर पान खाने के शौकीन भी इनके पास खींचे चले आ रहे हैं और विशाल के पान की गिलौरियों का निडर होकर आनंद ले रहे हैं। यहाँ हमने पान खाने आया था और देखा कि यहाँ ये पीपीई किट पहन रखा है और ये सुरक्षित है, तो इससे बेहतर हमें और दूसरा जगह कोई मिल नहीं सकता है। तो यहाँ बेटर है और यहाँ पान खाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। एक छोटे दुकानदार जैसे अपना सेफ्टी कर रखा है, वैसे सारे लोग करें तो बेहतर होगा, कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पीपीई किट पहने रहना आसान काम नहीं। इसमें विशाल को बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अपने बच्चे, परिवार और खुद के बचाव के एवज में ये गर्मी कुछ भी नहीं। पीपीई किट पहनकर पान बेचना विशाल के लिए स्टाइल नहीं, बल्कि कोरोना से बचाव की ज़रूरत है। हालांकि हर कोई पीपीई किट नहीं पहन सकता, लेकिन कोरोना से बचाव के दूसरे ज़रूरी एहतियात तो कर ही सकता है, और इस बीमारी का इलाज से कहीं ज़्यादा बचाव ही कारगर तरीका है। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे पे बस और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है। साथ ही 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस बिहार के दरभंगा से कामगारों को लेकर दिल्ली आ रही थी। हादसा सुबह के 5 बजे हुआ है। उस दौरान ज्यादातर सवारियां सो रही थीं। अचानक जोरदार टक्कर के बाद बस पलटकर खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। देखिए, 147 किलोमीटर पे दरभंगा से एक प्राइवेट बस दिल्ली के लिए जा रही थी। वहाँ पे एक कार है, जाइलो है, वो खड़ी थी। उसको इस गाड़ी ने पीछे से हिट किया है, उसके बाद पलट गई। दोनों गाड़ियाँ नीचे आ गई हैं। जैसे ही सूचना मिली है, सौरिक पुलिस और सीआरबी की गाड़ियाँ, सालग्राम पुलिस
और ईटा के सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुँचे हैं। 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। 18 लोग यहाँ पे तिरवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ जो आए हैं उनकी दशा ठीक है और मामूली चोटें आई हैं। कुछ लोग सफाई भी भेजे गए हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन सिर्फ राज्य के उन इलाकों के लोग ही यात्रा कर सकते हैं जो हॉटस्पॉट में नहीं आते। लेकिन ऐसे कई यात्री जो केदारनाथ जा रहे हैं वो काफ़ी मायूस और नाराज़ हैं। उन्हें दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि सरकार अपने विज्ञापन में कह रही है कि लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए आ सकते हैं। कोरोना संकट के दौर में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खुल चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो भी जो हॉटस्पॉट इलाकों से न हो। ऐसे में राज्य के कोने कोने से कई श्रद्धालु इन पौराणिक तीर्थ स्थलों में पहुंच रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जाने वाले यात्री निराश हैं। मंदिर तक पहुंचने के बावजूद उन्हें दर्शनों के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब श्रद्धालु इतनी दूर से आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, अपने भक्ति से आ रहे हैं, अपनी 18 किलोमीटर की ट्रैक करके आ रहे हैं और यहाँ पे आके भोले बाबा के दर्शन भी नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से एक बार दर्शन करा दे, इतना ही काफ़ी है। टच ना कराए, कुछ ना कराए, पर दर्शन तो होने चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे। केदारनाथ पहुंचने के लिए पहले यात्रियों को ई पास बनवाना होता है, फिर मौसम की मार झेलते हुए गौरी कुंड से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर केदारनाथ पहुंचते हैं। इसके बावजूद दर्शन नहीं हो पाने से वो निराश होकर लौट रहे हैं। हम श्री केदारनाथ धाम 18 किलोमीटर पैदल चल के गए, फिर भी हमें वहां जाकर दर्शन नहीं करने दिए गए। हमें वहां पर दरवाजे से ही वापसी कर दिया गया और हमारे पास में भी साफ लिखा था कि श्री केदारनाथ दर्शन, पर हमें दर्शन करने नहीं दिए गए। इससे हमें बहुत दुख हुआ और हमारी यात्रा सफल नहीं हो पाई। जिला प्रशासन इसके लिए कोरोना संकट का हवाला दे रहा है। मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति होती थी। इस बार जिला प्रशासन ने जो इसमें आदेश जारी किए थे सबसे डिस्कस करते हुए, उसमें तय किया गया था क्योंकि अगर सभी लोग अंदर जाएंगे और फिर शिवलिंग को छुएंगे और उससे एक संभावना बनी रहेगी संक्रमण फैलने की, तो जब तक ये कोविड का एपिसोड चल रहा है तब तक ये था कि गर्भगृह के अंदर ना जाएं और बाहर से दर्शन कर लें। कोरोना संकट के दौर में एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में 4 धाम यात्रा खोल दी गई है और सरकार केदारनाथ दर्शन की बात कर रही है, जबकि दर्शन की इजाजत नहीं है। जब मंदिर में दर्शन की इजाजत है ही नहीं तो ये बात यात्रियों को पहले से ही क्यों नहीं बताई जा रही है। दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगर किसी को ये लगता है कि कोरोना के साथ दुनिया ख़त्म हो जाती है तो उसे कोलकाता की ये कहानी देखनी चाहिए। यहाँ एक बांग्लादेशी महिला ने अपने बच्चे को किडनी दान की है क्योंकि उसकी किडनी में खराबी आने लगी थी। 3 जुलाई को ये अंग प्रत्यार्पण हुआ। इसकी खास बात यह है कि यहाँ ये दोनों लोग कोविड के खिलाफ जंग जीतने वाले लोग हैं। माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती, तभी तो 65 साल की कल्पना ने अपना गुर्दा अपने बेटे उत्तम को दान दे दिया। माँ बेटे दोनों कोरोना वायरस से भी जूझ रहे थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद रहे। मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने सोचा कि जब नदी में तैरना शुरू ही कर दिया है तो पार भी कर लूंगी। मुझ में हिम्मत है। उन्होंने ठान लिया था कि मुझे ठीक करके बांग्लादेश वापस ले जाएंगी। उसी हिम्मत ने बेड़ा पार लगाया। 10 दिन बाद हम कोविड नेगेटिव निकले और हमारी छुट्टी कर दी गई। डॉक्टरों के लिए ये दोहरी चुनौती थी, अंग प्रत्यारोपण, वो भी महामारी के समय, और कोविड से ठीक हुए लोगों पर। माँ बेटे जनवरी में ढाका से निजी आर.एन. टैगोर अस्पताल आए थे। जब ट्रांसप्लांट की इजाजत मिली तब तक लॉकडाउन लागू हो चुका था। जून में ऑपरेशन से 1 दिन पहले दोनों की जांच में कोरोना निकला। जहां तक मुझे पता है देश में शायद ये पहला मामला होगा जहां अंग देने और लेने वाले दोनों ही पॉजिटिव थे और बाद में ठीक हुए। मायूसी के दौर में ये अच्छी खबर है। कोविड के साथ तो हम रह सकते हैं और गुजारा करना ही पड़ेगा, और कोविड के दौर में भी हम अपने मरीजों को अपनी सेवाएं यूं ही देते रहेंगे। बेशक कोविड के अंधेरे दौर में ये एक किरण तो नजर आई ही है।
अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है तो वो 3 महीने बाद ढाका जाएंगे। ये दोनों असल मायने में कोरोना योद्धा हैं। कोलकाता से मोनिदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक रिपोर्ट देखिए छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे काठघोड़ा के बांकी मोगरा पास बाड़ी के अंदर बांस काटने को लेकर रेंजर और बीट गार्ड में जमकर विवाद हो गया। अपने अफसर को बीट गार्ड ने खूब खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कह दिया कि 3 स्टार लग गया, पर नियमों की जानकारी नहीं रखते हैं। इसके बाद बीट गार्ड ने रेंजर सहित 11 मजदूरों के खिलाफ पंचनामा तैयार कर वन अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है। आपका दस्तखत लूंगा मैं जब्तीनामा में, और आप भी अपराधी हो सर। साहब हो गए अपनी जगह में, मेरा फील्ड है, यहाँ पे अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो। यहाँ पे आरक्षित वन क्षेत्र में बांस काटने को लेकर बीट गार्ड शेखर रात्रे ने अपने अफसरों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोरबा रिजर्व फॉरेस्ट के इस बीट गार्ड ने तेवर ढीले नहीं किए। मैं जब कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा फील्ड है, रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता। धारा 26 एक कार्रवाई कर रहा हूँ मैं। अवैध कटाई सफाई नहीं होना है। और बिना सीजन के भी कूप का सीजन नहीं, फरवरी मार्च में होता है कूप बांस कटाई। कहीं कूप का कुछ निशान दिखा है क्या यहाँ पर? अवैध हो रहा है नहीं। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या नियम कानून पता है? 3 स्टार लगा के बैठे हुए यहाँ पे। रेंजर साहब का आदेश है करके अपना आदेश बताएं, ऐसा आदेश है कि यहाँ से बांस काट के निकालना है और लेके जाना है करके। तो मेरे पास कोई लेटर नहीं है। मैं बोला कि ये सब गलत है, इसलिए जब्ती कार्रवाई किया। 11 नग टंगिया जब्त किया हूँ। और ये जो कि इस धारा में आता है, इसमें आरक्षित वन में धारा 26(1) लगेगा। आरक्षित वन हेतु धारा 4 में इसमें लिखा गया है। और अधिसूचित धारा 5 के अधीन प्रतिबंध वन क्षेत्र में नई कटाई सफाई प्रतिबंध है। धारा 52 के तहत जब्ती करना है, जिसके अनुरूप मैंने जब्ती किया है 52 के तहत। बोल रहे हैं आप हंगामे के दौरान रेंजर मृत्युंजय शर्मा भी वहां पहुंचे। उन्होंने बांस कटाई के संबंध में कोई दस्तावेज होने से इनकार किया और कहा कि विभागीय स्तर पर कटाई हो रही है, समिति के माध्यम से इसे कराया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई आदेश नहीं है। बांस निकलवा रहा हूँ रेंजर सर के आदेशानुसार, लिखित आदेश से। लिखित आदेश है आपके पास? जी सर। क्या हुआ फिर आज सुबह मैं आया तो यहाँ का जो परिसर रक्षक है शेखर सिंह रात्रि द्वारा मेरे पहुँचने से पहले जब्ती का कार्यवाही और लेबरों को जब्तीनामा में दस्तखत पंचनामा बयान गवाह ये सब कार्य पूर्ण कर ये जो कटा हुआ बांस इसको काश्तकार कसनिया भेजने की कार्यवाही। गुजरात में एक मंत्री पुत्र के खिलाफ महिला कांस्टेबल द्वारा की गई कार्रवाई की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक बीट गार्ड ने बांस की अवैध कटाई के मामले में अपने अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने को कहा है। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और असम के काजीरंगा में बगोरी रेंज में बंदर ढाबी क्षेत्र के पास एक राइनो भटक कर सड़क पर आ पहुंचा। इस राइनो को NH-37 के पास आराम करते हुए देखा गया, जिसके बाद राइनो को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन चला और इसे वापस भेज पाने में कामयाब हुए। साथ ही लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लोगों को गाड़ी धीरे चलाने की सलाह दी गई थी। तो देश प्रदेश में अभी इतना ही, आगे खबरें जारी रहेंगी। देखिएगा आगे न्यूज़ सुशील बहुगुणा के साथ।